हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर अभी जो आप देखेंगे इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग और ट्रिकी सवाल को बनाने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। कहाँ से? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यस, आपको थंबनेल से समझ में आ गया कि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल लेकिन ट्रिकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपका कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जहाँ तक आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, सो स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग इसमें आज इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं थ्रू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये है पहला क्वेश्चन। ये आपको एक मूविंग फ्रेम, ये एक क्या कहते हैं इसको, आप एक वेज मान सकते हो, है ना। तो ये है पूरा वेज का स्ट्रक्चर, दिस इज द एंटायर वेज। तो वेज में आप देख रहे हो एक इंक्लाइन प्लेन है और उस इंक्लाइन प्लेन और उसी के साथ एक वर्टिकल साइड, ये दोनों के कांटेक्ट में ये एम मास का एक, मान लो एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। अब ये जो पूरा वेज फ्रेम दिख रहा है इसको ए के एक्सेलरेशन से राइटवर्ड पुल किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है व्हाट विल बी द maximum value of A, है ना। what will be the maximum value of A so that mass small m remains in contact with respective surfaces। यानी कि रेस्पेक्टिव सरफेसेस कहने का क्या मतलब हो रहा है, यहाँ रेस्पेक्टिव सरफेसेस कहने का मतलब हो रहा है कि यहाँ दो सरफेस के साथ एक्चुअली हम ये स्फेरिकल बॉल या स्फेरिकल मास को जो है हम यहाँ कांटेक्ट में देख पा रहे हैं, ऐसा है ना। ज्योमेट्री कुछ इस तरह का है। ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस सरफेस इज सेड टू बी अ स्मूथ सरफेस। इंपॉर्टेंटली ये एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो अब सवाल है कि अगर हम वेज को, है ना, वेज को अगर हम ए के एक्सेलरेशन से राइटवर्ड मूव करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दैट मीन्स आपको इस स्मॉल एम मास में भी एक सुडो फोर्स एम ए दिखेगा, है ना। हम लोग जानते हैं जब कभी कोई मास खुद को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के कांटेक्ट में रखेगा, इमीडिएटली दैट मास विल एक्सपीरियंस अ सुडो फोर्स। तो यहाँ भी वही होगा, जैसे ही वेज में ए एक्सेलरेशन राइटवर्ड प्रोवाइड करेंगे, इमीडिएटली ये जो स्मॉल एम मास है, स्मॉल एम मास में एक एम ए फोर्स जिसको कि हम सुडो फोर्स कहते हैं, सुडो फोर्स विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये सुडो फोर्स जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, सो देयर विल बी अ करस्पॉन्डिंग टेंडेंसी ऑफ द सुडो फोर्स दैट वी कैन डिस्कस इन टू कंपोनेंट्स। ज्योमेट्रिकली आप देख रहे हो ये अगर 30 है तो ये भी एंगल 30 डिग्री, यानी कि इधर हो जाता है एम ए कॉस 30 का वैल्यू, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन आपका बन जाता है एम ए साइन 30। यानी कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में ये जो स्मॉल एम मास है इसका एक टेंडेंसी बनता है इंक्लाइन प्लेन सरफेस में एम ए कॉस 30 से ऊपर की तरफ जाने के लिए। लेकिन क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि इस मास का वेट काउंटेबल है mg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो करस्पॉन्डिंगली mg का भी दो कंपोनेंट बन सकता है, इजंट इट। ज्योमेट्रिकली आप देखो अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो इसको ऐसे आप समझो, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। अगर आप यहाँ से एक फोर्स ऐसे ड्रॉ करते हो, दूसरा ऐसे जाता है, तीसरा ऐसे, है ना। तो ज्योमेट्री के हिसाब से अगर हमारा ये एंगल 30 डिग्री है तो करस्पॉन्डिंगली हम और कौन सा एंगल को 30 डिग्री कह सकते हैं, ध्यान से देखो,
ये इस तरह से देखो तब आप ज़्यादा क्लियर होगा। ये 30 है तो ये 60, यानी कि दिस इज 30 करस्पॉन्डिंगली होगा ना। ये अगर हमारा 30 डिग्री है, ये 90, तो ये 60 करस्पॉन्डिंगली ये 30, तो यानी कि इधर हो जाता है आपका mg cos 30 और इधर हो जाता है mg sin 30। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो सब, है ना। तो mg का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 30 और डाउन द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा mg sin 30। अगर आप में से किसी को ये mg का रिजोल्यूशन नहीं समझ में आया कि कौन सा 30 होगा, तो आप एक बार फिर से देख लो, मैं बता देता हूँ। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 डिग्री है। इंक्लाइन प्लेन का कहीं मान लो यहाँ मास है तो mg ऐसे एक्ट करेगा ना, तो mg अगर वर्टिकल एक्ट कर रहा है तो ये 90 डिग्री, ऑफ कोर्स ये 60। सो इसका मतलब ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो फिर ये 30। अब समझ में आया बात, है ना। तो इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं ऑन द मास केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द इंक्लाइन प्लेन, उसमें अप द इंक्लाइन प्लेन एम ए कॉस 30 जाएगा और डाउन द इंक्लाइन प्लेन mg sin 30 आ रहा है। तो अगर कह रहा है कि स्मॉल m इज इन कॉन्टैक्ट, स्मॉल m इज होल्डिंग द कॉन्टैक्ट, मतलब अगर जैसे ये ऊपर जाने लगेगा तो वर्टिकल साइड के साथ कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा ना, भले ही इंक्लाइन प्लेन में कॉन्टैक्ट रहेगा। तो इसलिए अगर कह रहा है कि स्मॉल m विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट with all the surfaces, is in contact with all the surfaces, अगर सभी सरफेसेस के साथ उसका कांटेक्ट मेंटेन रह रहा है, इसका मतलब वो अपनी जगह से ऊपर नहीं जा सक रहा, जा पा रहा है ना, वो अपनी जगह से ऊपर नहीं मूव कर पा रहा। दैट मीन्स वी कैन राइट डाउन ma cos 30, ma cos 30 degree can be written as mg sin 30 degree. We can write down ma cos 30 degree equal to mg sin 30 degree. So we can cancel out m and hence a can be written g tan 30. So g tan 30 degree because g sin 30 by cos 30. So that means it is tan 30. So tan 30 is 1 by root 3. That means a is g by root 3. So yes, that a max. So therefore this maximum acceleration allowed here, under which the spherical mass remains in contact with the inclined plane as well as with the side vertical surface, that is with all the surface of contact of the wedge itself. So that will be g by root 3 meter per second square. ठीक है, समझ में आया? Okay, let's move to the next question. Well, let's do the second one. Second question is a very simple one, tricky. And let's see what the second question says. So there are 5 forces, F1, F2, F3, F4 and F5. All 5 forces are acting on a particle of mass 20 kg so that it is moving with an acceleration of 4 meter per second square. Saying that all 5 forces will act on a 20 kg mass, then acceleration of the 20 kg mass is 4 meter per second square. This is 4, right? This will be 4 meter per second square due east. Direction of the acceleration is said when all 5 forces are acting on it. And then saying that if F1 is removed, then its acceleration becomes 7 meter per second square due north. That means when F1 is removed, then all rest 4 forces, F2, F3, F4 and F5, rest 4 forces are already acting on it, and that gives an acceleration of 7 meter per second square as said here, and that is due north. So what will be the acceleration of the block of 20 kg mass by F1 alone? That means if only F1 acts on the 20 kg mass, then what will be the possible acceleration that we have to find out? So let's see. So first of all, as we know that vector sum of all 5 forces, that is F1 plus F2 plus F3, F4 and F5. When all 5 forces are acting on it, the resultant force, we know that vectorially
it is a vector quantity, the resultant will be in terms of the addition of vectors. So when we say all 5 forces are acting on it and giving the resulting acceleration of 4 meter per second square, so that means it is mass into acceleration. Acceleration is 4 I cap. Due east we can represent it with the unit vector I cap, because we know that the presence of unit vector I cap is for the due east, and unit vector j cap is due north, right? This is the north direction, this is the east direction, right? So this effect of all 5 forces is equal to mass into acceleration, the vectorial presentation. And when F1 is removed, then it is F2 plus F3 plus F4 plus F5. So in second condition there are 4 forces actively present on the same mass, and all these 4 F2, F3, F4 and F5 are not changing their magnitude as well as direction, and giving 20 into 7 j cap, right? Mass into acceleration. Got it? So now if I consider this is the equation 1, this is the equation 2. So from equation 1, if we subtract equation 2, we get the result, vectorial result of F1 alone, because subtracting all 5 forces by the 4 forces, that means it gives you the expression of F1 alone. So that will be 20 taken common, this minus this, so it will be 4I cap minus 7j cap, isn't it? So this is all about the vector F1. So acceleration, I mean, like this is the force is equal to mass into acceleration. So here we can write down, since F force is concerned, F1 force will be mass into acceleration, right? So this implies that acceleration due to the force F1 alone, that will be equal to 4I cap minus 7j cap. In fact, we've been asked to know the resulting acceleration on the mass when only F1 acts on it. So therefore the mod of this acceleration will be 16 plus 49, isn't it? So it will be under root of 65 meter per second square, and direction wise you can see it is 4I is indicating east and minus 7j, so it is 4I cap and minus 7j cap. This is minus 7j cap and this is 4I cap. So direction of this acceleration will be like this, whose magnitude is 65 unit if it is at an angle theta. So we can say it is due what? Theta south of east. This direction is downward is south, this is east. So here direction is south of east. Got it? So this will be the resulting acceleration under root of 65 meter per second square. That will be the resulting acceleration of the particle, okay, whenever F1 force will only act on the particle, subject to the condition other forces are removed. Okay. Well, so coming to the third question, and in third question we are getting another interesting question based on the concept of impulse. You love to come to know about the concept involved in this particular question. Okay, so देखो क्या है, कह रहा है कि एक particle of mass m is moving with uniform speed v naught along the sides of a uniform hexagon. एक uniform hexagon का हर side में एक uniform speed के साथ जिसका value है v naught, एक particle move कर रहा है. So what we have to find? We need to find the impulse applied at each corner of the hexagon by the particle as a result of this motion. तो चलो हम लोग इसका इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, इसको डिस्कस करते हैं. तो मान लो सबसे पहले मैं एक रेगुलर हेक्सागन का ड्रॉ कर लेता हूँ. लगभग कोशिश कर रहा हूँ कि हेक्सागन सही ढंग से बन जाए.
हाँ देखो, लगभग लगभग मैंने एक मोर और लेस एक रेगुलर हेक्सागन तुम्हारे लिए ड्रॉ कर दिया है, और यस दिस आर द साइड। सो मान लो इसका मैं ऐसे ए बी सी डी ऐसे करके, अगर ई एफ है ना, ए बी सी डी ई एफ मैंने एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में इसको नेमिंग किया, और समझने के लिए मान लो मैं क्या करता हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए हमारा अंडरस्टैंडिंग, तो मैं थ्रू ए एंड डी जो लाइन होगा इसको एक रेफरेंस लाइन एज अ वाई एक्सिस ले लेता हूँ, और ए बी को टेकिंग ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ताकि हमारा जो मूवमेंट है उसमें एंगल को रिप्रेजेंट करने में आसान हो जाए। तो एक पार्टिकल इस पाथ में मूव कर रहा है विद द मोमेंटम एम वी नॉट, यहाँ आ गया जब पार्टिकल तब भी उसका मोमेंटम एम वी नॉट है, ठीक है ना। पार्टिकल जब यहाँ है तब भी एम वी नॉट है, तो कांस्टेंट उसका स्पीड है। while moving at each and every side it is maintaining the speed v naught, मास तो उसका m है ही, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अलोंग द फर्स्ट साइड दैट इज बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b, जो लीनियर मोमेंटम है उसको अगर मैं P1 से रिप्रेजेंट करूं तो दैट इज एम वी नॉट आई कैप। मैं डायरेक्शन जो है इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले रहा हूं, तो आई कैन राइट डाउन वी नॉट आई कैप, तो मैंने लिखा एम वी नॉट आई कैप। अब देखो मोमेंटम बिटवीन, वही जब मैं बिटवीन B एंड C लिखूंगा पार्टिकल का मोमेंटम P2, ठीक है, तो B से C तक उसका हर जगह में जो मोमेंटम वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो एम वी नॉट। लेकिन यहाँ अगर तुम देखो तो अगेन थ्रू द पॉइंट बी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ एज ए पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब मैं एक्स वाई प्लेन को यहाँ शिफ्ट करूँ, तो ज्योमेट्रिकली ये 60 डिग्री होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो अगर मैं ये एम वी नॉट को लिखूँ, अब तो ये एक्सक्लूसिवली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में नहीं है, द साइड बी सी, तो उसका अगर रिजॉल्व कंपोनेंट देखूं तो इस डायरेक्शन में वी नॉट कॉस 60 और इस डायरेक्शन में वी नॉट साइन 60, तो आई कैन राइट डाउन एम इंटू वी नॉट कॉस 60 डिग्री इंटू आई कैप, है ना। वी नॉट उसका वेलोसिटी है पार्टिकल का फ्रॉम बी टू सी, तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, वी नॉट कॉस 60 आई, और वाई कंपोनेंट होगा वी नॉट साइन 60 वी नॉट साइन 60 जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अलोंग बी सी। तो यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज दैट चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हमको हर एक कॉर्नर पे इंपल्स कह रहा है ना, तो इंपल्स का लॉजिक क्या होता है, इंपल्स का लॉजिक है चेंज ऑफ मोमेंटम ना। तो चेंज ऑफ मोमेंटम एट बी, बी कॉर्नर है, ए बी और बी सी में द कॉर्नर पॉइंट क्या है, बी है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम एट बी दैट कैन बी रिटेन वेक्टर P2 माइनस P1। चेंज ऑफ मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर P2 माइनस वेक्टर P1, तो मैं उसको डेल्टा P, है ना, चेंज ऑफ मोमेंटम लिख रहा हूँ P2 माइनस P1, तो P2 के जगह में मैं लिख सकता हूँ m इंटू दिस वी नॉट कॉस 60, यानी कि वी नॉट बाई 2 इंटू आई कैप, प्लस वी नॉट साइन 60 को मैं लिख सकता हूँ √3/2 वी नॉट इंटू जे कैप। आर यू गेटिंग मी और नॉट। ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल क्या होगा, एम वी नॉट इंटू आई कैप, एम वी नॉट इंटू आई कैप। आर यू गेटिंग मी। इनिशियल मोमेंटम यानी बी पे आने के पहले इनिशियल मोमेंटम वही होगा जो ए से बी के बीच में था, दैट वाज एम वी नॉट आई कैप, और बी में पहुंचने के बाद जो नेक्स्ट साइड है अलोंग बी सी उसमें था ये एक्चुअल एम वी नॉट जो है वो अलोंग बी सी है, तो उसका एक्स कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट होगा, तो मैंने एम वी नॉट कॉस 60 प्लस साइन 60 वाला लिख दिया। तो अब ये हो गया, देखो हमारा ओवरऑल मोमेंटम, मैं मास को कॉमन ले लूं तो वी नॉट बाई 2 आई और माइनस वी नॉट, तो ये हो जाएगा हमारा
माइनस वी नॉट बाई 2 इंटू आई कैप प्लस √3/2 इंटू वी नॉट जे कैप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ओवरऑल हमारा जो इम्पल्स आ रहा है मैं उसमें से एम वी नॉट बाई 2 को बाहर ले लूं, सो दैट इज एम वी नॉट बाई 2 कॉमन हो गया, तो रह गया इधर कितना, माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप। गॉट माई पॉइंट? तो ये हो गया हमारा इम्पल्स, कारण जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज ऑफ देखो फोर्स और इम्पल्स में क्या है, फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और फोर्स इनटू द टाइम टेकन ड्यूरिंग इज द चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिस्कस, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो दूसरा मतलब क्या हो गया कि कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स मतलब कैलकुलेशन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने फाइनल मोमेंटम एट बी यानी कि जो बी टू सी होगा वो डायरेक्शन का, कारण एट ईच कॉर्नर, तो ए बी से बी सी जा रहा, तो ए से बी जाने का जो पाथ है वो होगा मोमेंटम एट बी बिफोर एंड मोमेंटम आफ्टर क्रॉसिंग बी होगा द मोमेंटम टेकन अलोंग बी सी। तो हमने मोमेंटम टेकन अलोंग बी सी को फाइनल मोमेंटम एंड मोमेंटम टेकन अलोंग ए बी को इनिशियल लिखा, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वी आर डिस्कसिंग इट एज द चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो डिस्कशन था आप सभी को समझ में आया। आप यहाँ से बहुत ही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स में हमने डिस्कस किया सभी प्रॉब्लम को, और हर वो छोटा वाला कॉन्सेप्ट ही हम लोगों को क्या करता है, फंसा देता। हम लोग बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल के और एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखते हैं और छोटा छोटा पॉइंट्स को ही सीखना भूल जाते हैं, और एक से बड़ा सा न्यूमेरिकल बनाने का हमेशा कोशिश में रहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बनाएंगे, और ये नहीं समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर वो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करके ही होगा। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है सब्जेक्ट को, और अगर आप वाकई इसी तरह से कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन करते हैं, सीखते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत इंप्रूव करते हैं सब्जेक्ट में। तो यही हमारा लॉजिक है, यही ऑब्जेक्टिव है इस चैनल का, जहां हम लोग जैसे बार बार रिपीटेडली कहते हैं कि वी डिस्कस, वी बिलीव ऑन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर वो दोस्त को रिकमेंड कीजिए जो आपके साथ पढ़ता है क्लास 8 से, या आपके जानने वाले हैं क्लास 8 से 12 प्रिपेयरिंग फॉर जेईई और नीट, उसके लिए ये चैनल बहुत यूजफुल है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हर अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप खुद भी बेनिफिटेड हो सके और दूसरों की भी बेनिफिट पहुंचा सके। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।